बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लेखन के अंतर्गत कहानी की समीक्षा करेंगे। कहानी की समीक्षा के कुछ तत्व प्रमुख हैं जिन पे हम सभी विचार करेंगे। सबसे पहले कथावस्तु। कथावस्तु में संक्षिप्त होना अति आवश्यक है। कथानक की 5 दशाएं होती हैं: आरंभ, विकास और कौतूहल, जिससे कहानी पढ़ने के लिए लोग लालायित रहते हैं। चरम सीमा और अंत होता है। प्रत्येक कहानी में 5 अवस्थाएं नहीं होती हैं। अधिकांश कहानी में कथानक संघर्ष की स्थिति को पार करता है, विकास को प्राप्त करता है, कौतूहल जगाता है और चरम पे पहुंचाता है, ताकि हम सभी कहानी पढ़ने के लिए विवश हो जाएं और उसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। दूसरा है पात्र का चरित्र चित्रण। जब भी आप कहानी की समीक्षा करेंगे तो उस पे पात्रों के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। आधुनिक कहानी में यथार्थ को मनोविज्ञान पे बल दिया गया है। पहले के तिलिस्म की जादुई कहानियाँ होती थी, लेकिन अब यथार्थ की कहानियाँ दिखाई देती हैं। अंत में उसमें चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया गया है। अब घटना की और कार्य व्यापार के स्थान पे पात्र और उसका संघर्ष ही कहानी की मूल धुरी बन गए हैं। कहानी के छोटे आकार तथा तीव्र प्रभाव के कारण अब सीमित होता जा रहा है। दूसरे पात्र सबसे अधिक प्रभाव पूर्ण पक्ष की ओर और व्यक्तित्व की सर्वाधिक पुष्ट तत्व की ओर झलक प्रस्तुत होती है। तमाम ऐसी कहानियाँ अज्ञे जी की कहानियों में ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तीसरा है वातावरण। वातावरण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है कहानी में। कहानी में भौतिक वातावरण के लिए विशेष महत्व नहीं होता है। तीसरा है वातावरण। कहानी में भौतिक वातावरण के लिए विशेष स्थान नहीं होता है, फिर भी इनका संक्षिप्त वर्णन पात्र के जीवन को, उसकी मन स्थिति को समझाने में सहायक होता है। मानसिक वातावरण कहानी का परम आवश्यक है। प्रसाद की पुरस्कार कहानी में मधुलिका का चरित्र चित्रण में भौतिक तथा मानसिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक कहानी में भौतिक वातावरण मानसिक कहानी का अतिरिक्त महत्व होता है, क्योंकि उसी के द्वारा लेखक पाठक को युग विशेष में ले जाता है, यानी कोई वातावरण ही युग में ले जाता है और सच्ची झांकी को पेश करता है। चौथा है संवाद या कथोपकथन। कहानी में स्थापित कथन, लंबे चौड़े भाषण, तर्क वितर्क पूर्ण संवादों के लिए कोई जगह नहीं होता है। नाटकीयता लाने के लिए छोटे छोटे संवाद का प्रयोग करते हैं। संवाद ही कहानी की पुष्टि करता है, कहानी को मजबूत बनाता है। संवाद देश काल पात्र और परिस्थितियों के अनुसार होने चाहिए। वह संक्षिप्त, रोचक, तर्कयुक्त तथा प्रभावमय हो सकता है। कार्य तथा आगे बढ़ाना होता है, पात्रों के चरित्र पे प्रकाश डालना, विचार विषय का प्रतिपादन करना। भाषा शैली भी कहानी में जब भी आप समीक्षा करेंगे तो भाषा शैली का भी उल्लेख करेंगे। लेखक को थोड़े में बहुत कुछ कहने की कहा भी गया है कि गागर में सागर बनने की कला आनी चाहिए। लेखक का भाषा पे पूर्ण अधिकार हो तो कहानी की भाषा सरल और विषय के अनुरूप होती है। उसमें दुरूहता न होकर प्रभावी होना चाहिए। कहानीकारक अपने विषय के अनुकूल ही शैली का चयन कर सकता है। आत्मकथ्यात्मक, रक्षात्मक, डायरी, नाटकीय शैली का प्रयोग कर सकता है। उद्देश्य भी कहानी का एक बहुत प्रमुख हिस्सा होता है। हर कहानी का कोई न कोई उपदेश होता है। आज विविध सामाजिक परिस्थितियों को लेकर कहानी लिखे जाते हैं, इसलिए कहानी का एक उद्देश्य हमें भी लिख लेना चाहिए था। आइए आज हम सभी मुंशी प्रेमचंद के एक कहानी कफन की समीक्षा करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इसके पात्र, कहानी, संवाद कैसा था। जोको ने लोटा मुंह लगाया तो पानी में सख्त बदबू आ रही थी। उसकी गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे वास के पिया नहीं जाता है, गला सूखा जा रहा है, तू सड़ा पानी पीने को देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाएगी सो उसमें बदबू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिर के मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पे कौन चढ़ने देगा?
दूर से लोग डांटेंगे, साहू का एक कुआं है गांव में, उस सिरे पे, गांव के अंतिम छोर पे, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा। तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। जो कई दिनों से बीमार है, कुछ देर तक प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के नहीं रहा जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लेता हूँ। नहीं पिया जाता है, नाक बंद करके ही पी लूँगा। गंगी ने पानी न पीने दिया, खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये नहीं जानती थी अगर पानी को उबाल दें तो उसकी खराबी दूर भी हो जाती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन सा जानवर इसमें मरा हुआ है, कौन सा जानवर इसमें मरा हुआ है। कुएं से दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोकू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू, दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा लाएगी और कुछ नहीं होगा, बैठ चुप से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक पैसा भी नहीं छोड़ेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है, हम भी मर जाते तो कोई द्वार पे झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं पे पानी भरने देंगे जो मरने पे भी दरवाजे पे नहीं आ सकते। इन शब्दों में कड़वा सत्य था, निश्चित तौर पे एक बड़ी सत्यता थी। गंगी जो थी क्या जवाब देती, किंतु वो बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बज रहे थे, थके मादे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पे 10-5 बेफिक्रे जमा हुए थे। मैदानी बहादुरी का अब जमाना नहीं रहा कि अब आज के युग के लोग बात करें कि इस गांव से युद्ध हुआ तो हमने ये प्रदर्शन किया। आज तो कानूनी बहादुरी की बातें हो रही हैं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को इस खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ बच निकले। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे में की नकल में आए थे। नाजिर और मोहतिम सभी कहते रहे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100 पैसे कौड़ी की नकल उड़ा दी, काम ढंग से होने चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी जो वहाँ पे धुंधली रोशनी, पहले जो विद्युत का समय नहीं था, दौर नहीं था, लालटेन या कुप्पी जलाए जाते थे, उसकी रोशनी कुएं पे आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार कर रही थी। इस कुएं का पानी गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं जाता। सिर्फ यही बदनसीब नहीं भर सकती। गंगी का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पे चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं। वास्तव में नीच एक कोई नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज, कि जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, कोई नहीं, सभी नीच होते हैं, क्योंकि संस्कार ही व्यक्ति को द्विज श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठ में मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडेरिए की भेड़ चुरा ली, बाद में मार के खा गया। इन्हीं पंडितों के घर पे 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देने में नानी मरती है। किस तरह जो अन्याय पे उतारू हैं ये लोग, किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली में चिल्लाते नहीं, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगती हूँ, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड नहीं है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पे किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें गजब हो जाए, एक लात भी नीचे न पड़े, क्योंकि घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूक फेंकता रहा, लहू के साथ थूकता रहा। महंगू, उसने भी एक दुस्साहत की थी, उसने भी एक गलती की थी कुएं से पानी भरने के लिए। इसी उच्च वर्ग के लोगों ने इतना मारा था कि उसके मुंह से लहू निकलता था, इसलिए तो उसने बेगार न दी थी। इस पर लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पे स्त्रियां
पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। दो स्त्रियां पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली, कुएं की जगत के पास आई, बेफिक्रे से चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली, अब तो पानी मिल जाएगा। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लेने के लिए राजकुमार किसी जवानी में गया था, शायद इतनी सावधानी के साथ नहीं, अमृत को लाने के लिए। अमृत से ज्यादा सावधान गंगी दिखाई दी थी। समझ बूझ कर न गया हो, गंगी दबे पांव से कुएं की जगत पे चढ़ी। विजय का अनुभव ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लगता है कि वो कोई बड़ा युद्ध जीत रही है। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात के शत्रु के किले पे सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी, रियायत, रत्ती भर उम्मीद नहीं होगी। अंत में देवताओं को जब दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। ईश्वर को हम दुख में याद करते हैं, सुख में नहीं। अगर हम सुख में भी याद करें तो दुख की हैसियत ही नहीं है, दुख की क्षमता ही नहीं है कि हमारे पास आ जाए। उसने कलेजे को मजबूत किया और घड़े में डाल दिया। घड़े में पानी ने गोता लगाया, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जरा भी आवाज नहीं हुई। गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ जा पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी जोरी से न खींच सका। गंगी झुकी की घड़े पकड़कर जगत पे रखा। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुला। ऐसे लगा शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। ऐसा ठाकुर के मुंह को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि शेर का मुंह भी इससे खतरनाक नहीं होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ जो है घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा। क्षण तक पानी में हिलकोले, पानी में कोई ढेला कंकड़ मारे तो हिलकोरे उठते हैं। आवाज सुनाई दे रही थी। ठाकुर ने कहा, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भाग रही थी। घर पहुंचकर देखा तो जोखू लोटा मुंह लगाए वही गंदा मैला पानी पीने के लिए विवश है। इतने संघर्षों के बावजूद भी आज सबका अधिकार है। एवरी पर्सन आर इक्वल, सभी लोग बराबर हैं। वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। हम किसी के साथ जात के आधार पे या उसके जो है मजहब के आधार पे भेद या बड़ा गरीबी के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इस कहानी की भाषा शैली अत्यंत ही प्रभावी है, कथन भी सजीव है। कहानी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। जो जाति संकीर्णता हमारे समाज में दिखाई देती है उसे तोड़ने की यहाँ पे प्रयास किया गया है। समीक्षा की दृष्टि से यह कहानी के सभी मापदंडों पे खरी उतरती है। निश्चित तौर पे जो समाज की एक बड़ी बुराई है, जो जाति प्रथा, उस पर करारा प्रहार करती हुई कहानी परिलक्षित होता है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।